गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के स्पेशल सेशन लर्न एंड ग्रो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इवेंट को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान और इवेंट के अंत में आप टाइप कर करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। हमारे आज की इवेंट का टॉपिक है सुपर सेल्समैनशिप। As you know, growth and comfort doesn't go hand in hand, is rightly quoted by Ginny Rometty. जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, दिन रात तरक्की करे, और उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। अपने आप को अपडेट रखना, करंट मार्केट सिचुएशंस के बारे में पता रखना और भी बहुत कुछ। पर क्या आपको सही में लगता है इतना सब कुछ काफी है? जी नहीं। क्लाइंट्स तक उनसे अच्छी तरह बात करने की कला, कम्युनिकेशन की कला, टेलीफोन एटिकेट्स, ये सब सीखना भी उतना ही जरूरी है। तो आज इन्हीं सभी विषय पर यानी कि सुपर सेल्समैनशिप की कला को जानने के लिए, हमें सिखाने के लिए हमारे साथ मिस्टर राहुल रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक फाइनेंशियल कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। मैं राहुल जी का स्वागत करना चाहूंगी। इसके बाद मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच राहुल जी, यू कैन कंटिन्यू योर सेशन। धन्यवाद। आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जस्ट चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए क्या मेरी आवाज एकदम साफ आ रही है और क्या आपको स्क्रीन एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। वेरी गुड धनंजय जी, थैंक यू थैंक यू। आपने नाम नहीं लिखा है, JI लिखा है, ठीक है डिम्पल जी, वेरी गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन रहेगा ये पूरे लगभग 2 घंटे का रहेगा। 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और आज जो हम लोग चीजों को कवर करेंगे, सबसे पहला, क्लाइंट हमसे कोई भी चीज खरीदता क्यों है, उसके पर्पस क्या है, उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूरा सेल्स प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, चाहे आप एक पेन बेचें, चाहे आप एक साबुन बेचें, चाहे आप म्यूचुअल फंड बेचें, चाहे कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचें, चाहे हवाई जहाज बेचें, सेल्स प्रोसेस हर जगह सेम रहता है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जो ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो फाइनली हमारा क्लाइंट बन सकता है, तो उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। वो किस तरह से की जाती है, पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टिंग का, हम लोग जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फोन पे आजकल बहुत बात करते हैं, तो फोन पे बात करने के लिए फोन के थ्रू हम लोग कैसे करके प्रोस्पेक्टिंग करें, एटिकेट्स करें। वैसे आज के डेट में फोन प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा, बल्कि बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपके पास भी बहुत से कॉल आते होंगे, आप इरिटेट होते हो। तो फोन प्रोस्पेक्टिंग जनरली आज के डेट में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हम जब भी क्लाइंट से पहली बार बात करते हैं वो टेलीफोन ही जरिया होता है, तो उसको भी मैं टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट ही मानूंगा। इसके अलावा सेल्स प्रोसेस के दौरान हमें क्या क्या चीजें करना होता है, क्या क्या चीजें हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात हम अपने क्लाइंट के सामने रखते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को जो हम प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो तरह तरह के सिग्नल्स होते हैं जो हमें क्लाइंट देता है या हम उनको देते हैं, उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और किस तरह से हमारा अपीयरेंस होना चाहिए, इसे हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रेजेंटेशन में, अच्छे प्रेजेंटेशन में पहले, प्रेजेंटेशन के दौरान और प्रेजेंटेशन के बाद में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन से पहले आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ क्या क्या एजेंडा रहेगा और उस प्रेजेंटेशन का क्या गोल रहेगा, उसे कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लाइंट का अटेंशन अपनी तरफ कैसे करके कैप्चर कर सकते हैं, उनको अपने तरफ या अपने प्रोडक्ट के लिए हम कैसे करके उत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा उनके नीड को जानना, उनके नीड को जानने के बाद उस नीड को बढ़ाना,
इसके अलावा क्लाइंट समय समय पे बहुत से सवाल पूछेगा, वो ऑब्जेक्शंस होंगे कि वो आपको एक्चुअल में ये बोल रहा है कि मैं क्यों ना लूं, लेकिन अंदर से वो भी लेना चाहता है, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं। तो उस दौरान आप उसको कैसे करके हैंडल करेंगे, मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि जो उसके ऑब्जेक्शन है उसका जवाब वो खुद ही देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसका जवाब दे देगा। इसके अलावा मोटिवेट प्रोस्पेक्ट टू टेक एक्शन कैसे करके किया जाए, और फाइनली सेल को क्लोज कैसे करके किया जाए। तो ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपने हाल फिलहाल हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के अंदर कोई ना कोई सामान खरीदा होगा। तो जो भी आपने सामान खरीदा है, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताएं। वो सामान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी चीज। वेरी गुड, डिम्पल जी ने लैपटॉप खरीदा। धनंजय जी ने झाड़ू खरीदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जीजी जी ने कुर्ती खरीदा, वेरी गुड। और किसी ने कोई सामान खरीदा हो? नीलेश जी ने खरीदा है स्कूल आइटम्स फॉर माय किड्स लाइक पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड अदर स्टेशनरी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डिम्पल जी के ने लैपटॉप खरीदा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने लैपटॉप क्यों खरीदा? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताएं मैम। विनीत कुमार जी ने स्टेशनरी खरीदा, बहुत बढ़िया। डिम्पल जी आप लिख के बताएं, और बाकी जितने लोग हैं वो भी लिखें। जैसे धनंजय जी ने झाड़ू खरीदा, जीजी जी ने कुर्ती खरीदा, नीलेश जी ने स्कूल आइटम खरीदा अपने बच्चों के लिए, और विनीत जी ने स्टेशनरी खरीदा। तो आप भी लिख के बताएं। डिम्पल जी ने अपने बिजनेस यूज के लिए एक लैपटॉप खरीदा। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, होम पीसी लिखा रहा है। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल आपने क्यों खरीदा वो भी लिख के बताएं। धनंजय जी ने लिखा है उन्होंने झाड़ू खरीदा है सर फॉर क्लीनिंग पर्पस, डेली नीड, रोज की जरूरत है, बहुत बढ़िया। आप सभी लिख के बताएं आपने क्यों खरीदा। अरुण जी ने किताब खरीदा। नीलेश जी ने लिखा है उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल आइटम खरीदा था। तो स्कूल स्टेशनरी इज नेसेसरी एंड वी हैव टू बाय फॉर किड्स कैरियर ग्रोथ। यहाँ पर क्या है, कैरियर ग्रोथ पर्पस है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लिख के बताएं। अरुण जी ने किताब खरीदा है, क्यों खरीदा है और कौन सी किताब खरीदी है वो भी आप सब नाम लिख के बताएं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धनंजय जी ने किताब खरीदा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बुक खरीदा है फॉर गेनिंग नॉलेज रिगार्डिंग मनी, बहुत बढ़िया। लास्ट मंथ ये किताब बहुत अच्छी है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी इस किताब को खरीद के पढ़ें। इसका हिंदी रूपांतरण भी मार्केट में अवेलेबल है। पैसे का मनोविज्ञान, मॉर्गन हाउसले इस तरह से राइटर हैं उनके, बहुत अच्छी किताब है। ओम पीसी जी ने लिखा है उन्होंने मोबाइल खरीदा था, और उन्होंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है। अरुण जी ने बहुत अच्छा लिखा, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, बहुत बढ़िया। मॉर्गन हाउसल, बहुत बढ़िया। ये किताब बहुत अच्छी है।
सभी को खरीदना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये किताब अगर आप पहले 10 पेज पढ़ लेंगे तो ये किताब आपको बार बार ऐसा अंदर से महसूस होगा कि इस किताब को पूरा पढ़ डालो, इतनी अच्छी किताब है। मैं जनरली इस तरह की जो भी किताबें होता है हिंदी में खरीदना पसंद करता हूँ, क्योंकि हिंदी में खरीदने का पर्पस ये होता है कि मैं जो भी चीज पढ़ता हूँ वो सीधे दिल पे उतरता है, इसलिए हमेशा मैं हिंदी में खरीदता हूँ। बहुत बढ़िया, आप सभी ने किसी न किसी मकसद से कोई भी चीज खरीदा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सामान हम अगर खरीदते हैं तो उसके पीछे टोटल 6 कारण होते हैं। चाहे आप एक सुई खरीदें, चाहे आप एक हवाई जहाज खरीदें, चाहे आप एक मकान खरीदें, चाहे आप एक फर्नीचर खरीदें, एक इवन पेन पेंसिल मोबाइल लैपटॉप किताब, इस दुनिया में आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके पीछे केवल और केवल 6 कारण होता है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होता है। तो एक एक करके उन कारणों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट या गेन। किसी भी चीज को मैं खरीदूंगा मेरी कुछ बचत होती है या फिर मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। इनफैक्ट जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट को कराते हैं तो यहाँ पर ये सेविंग, इकोनॉमाइज और प्रॉफिट एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो दूसरा है, कहीं मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए इसलिए भी हम लोग करते हैं, जहाँ पर सेफ्टी आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, हमारे परिवार के बहुत प्रिय लोग हैं उनके बारे में आ जाता है, भविष्य की सिक्योरिटी के लिए हम लोग करते हैं कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए। तीसरा कारण है प्लेजर। हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं या आलीशान मकान खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, उसके पीछे है प्लेजर। प्लेजर में क्या आता है कि हम लोगों की लग्जरी आ गई, कुछ एंजॉयमेंट है, हम लोग घूमने फिरने भी जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए या फिर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई चीज खरीदते हैं, या फिर हम अपने दर्द को कम करने के लिए या फिर दर्द को न महसूस करना पड़े इसलिए खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज दर्द ना हो या प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, काम कम करना पड़े, या फिर मेरी हेल्थ अच्छी रहे, या फिर भविष्य में किसी भी तरह का कोई चिंता ना रहे। इसके अलावा दो और कारण है, एक है प्राइड, गर्व महसूस करना। अब गर्व किस तरह से, बहुत सी चीजें स्टेटस सिंबल के लिए हम लोग खरीदते हैं, या हाई क्वालिटी के लिए खरीदते हैं, या फिर फैशन में चल रहा है इसलिए करते हैं, या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे आप में से कई लोगों ने किताबें खरीदी हैं, तो किताबें खरीदना क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का आता है, और साथ में प्रेस्टीज। और लास्ट जो है डिजायर फॉर अप्रूवल। डिजायर फॉर अप्रूवल का मतलब होता है लव, अफेक्शन, सोशल एक्सेप्टेंस, या फिर लोग हमें पसंद करेंगे। इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अपने मोबाइल से या जैसे भी है, एक स्क्रीनशॉट का बटन होता है मोबाइल पे या लैपटॉप में, किसी भी चीज को, चाहे आप एक सुई खरीदें, चाहे आप एक लैपटॉप खरीदें, चाहे हवाई जहाज खरीदें, इवन एक आप मार्केट में जाके मटका भी खरीदते हैं, तो उसके पीछे भी यही सारे कारण होते हैं। इसके अलावा कोई भी कारण ही नहीं बना जिसके लिए हम कोई सामान खरीदते हैं, तो ये काफी अच्छा है। आप इन्हीं 6 के 6 चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, अपनी पिच को तैयार कर सकते हैं, अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं। जस्ट इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आते हैं, जब भी हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो एक समस्या क्लाइंट के दिमाग में हमेशा चल रही होती है। ये सारी चीजें तो हमें चाहिए इस दुनिया में, लेकिन हम पैसा नहीं देना चाहते। यस और नो, हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। हमें सब चीजें चाहिए तो सही, लेकिन हम तो पैसा उसके लिए खर्च करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही, धनंजय जी ने लिखा, यस, बहुत बढ़िया। तो हम लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो सेल्समैन होता है उसका मेन काम ये नहीं होता कि वो सामान बेचे, उसका जो मेन काम होता है वो ये होता है,
जो कस्टमर होता है उसकी जो नीड होती है, उसकी जो नीड होती है वो बहुत छोटी नीड होती है, और कस्टमर को लगता है इस नीड को जो पूरा करने के लिए मैं जो कीमत देने वाला हूं, जो इस नीड को पूरा करने के लिए जो मैं कीमत देने वाला हूं, ये बहुत बड़ा है। जरूरत इतनी है मेरी, लेकिन उसके सामने कीमत इतनी ज्यादा है। हमें क्या करना है क्लाइंट के सामने जाके, कि जो उसको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको इस ढंग से दिखाना है कि सर, आप जिस चीज की आपको जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी है, एक्चुअल में इतनी बड़ी है, जिसके लिए आपको कीमत जो है बहुत थोड़ी सी देनी है। एक सेल्समैन का यही काम होता है कि जो इतनी सी नीड उसको नजर आ रही है, उसको उस जरूरत को इतना बड़ा बना देना, और जो कीमत उसको बहुत ज्यादा लग रही है उसको ये दिखा देना कि सर, जितनी बड़ी आपकी जरूरत है उसके सामने तो ये कीमत कुछ भी नहीं है। यही मेन एक सेल्समैन का काम होता है। अब वो नीड बड़ा करने के लिए जो मैंने यहाँ पर आपको चीजें बताई हैं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन्हीं सारे चीजों को आपको समझ के उसका यूज करना है। अब आप सेविंग करवाने के लिए जा रहे हैं, एफडी बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, एनपीएस बेच रहे हैं, या फिर आप उनको कुछ और दे रहे हैं, P2P लैंडिंग दे रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर से आपको मिल जाएंगी। बस इन्हीं सारी चीजों को आप डिस्कस करें, अपने आप क्लाइंट आपके पास खिंचा चला आएगा। तो मेन क्या है, क्लाइंट की जो जरूरत है बहुत थोड़ी सी है, उसको कीमत बहुत ज्यादा दिखती है, उस जरूरत को आपको बढ़ा देना है और उसको ये दिखाना है कि सर, इसकी कीमत को जरूरत के सामने कुछ भी नहीं। तो ये होता है एक सेल्समैन का मेन काम। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सेल्स प्रोसेस को समझते हैं कि सेल्स प्रोसेस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले सेल्स से पहले, यानी कि मैं क्लाइंट के पास अभी तक गया नहीं हूं, मुझे ये जानना है कि कौन सा व्यक्ति या किस तरह के लोग मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। अब जो लोग मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, मैं केवल उन्हीं की तरफ ध्यान दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है मोबाइल बेचना, तो मैं केवल उन्हीं लोगों को ढूंढूंगा जो लोग मोबाइल खरीद सकते हैं या जिनको मोबाइल की जरूरत हो सकती है। या फिर मान लेते हैं कि मैं लेडीज गारमेंट्स बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल सलवार कुर्ता बेचता हूँ, साड़ी बेचता हूँ, तो मैं वहां पर क्या चीज देखूंगा कि मेरी जो मेन क्लाइंट है वो सारी की सारी लेडीज हैं या फिर गर्ल्स हैं। एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मेन मेरे क्लाइंट आदमी लोग नहीं है, तो आदमियों की तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, आदमियों के दिमाग में एक मैं बात डाल सकता हूँ कि हाँ, अपने वाइफ के लिए आप सलवार कुर्ता और साड़ी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली उनको भी क्लाइंट बना सकते हैं। और फाइनली क्या है, उनसे मिलना, यानी कि आपने प्रोस्पेक्ट तो तैयार कर लिया, अब उनसे मिलना जरूरी है। जब तक आप मिलेंगे नहीं या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं रहेगा, तब तक वो व्यक्ति आपका क्लाइंट नहीं बन सकता। तो सेल्स से पहले मेरा केवल एक मकसद होना चाहिए कि किसी भी तरह से वो मेरे से मिल ले, क्योंकि मिलेंगे तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। सेल्स के दौरान आप सवाल पूछते हैं या फिर आपका क्लाइंट आपसे सवाल पूछता है, और उन सवालों के जरिए क्या होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की जरूरत क्या है। अब जरूरत जानने के बाद उनके ऑब्जेक्शंस को समझते हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्शन है जो उनको रोक रहा है कोई भी सामान खरीदने से पहले। और एक बार उन ऑब्जेक्शंस को हमने पूरा कर लिया,
फिर उसके बाद हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि सर आपके लिए मेरे पास ये चीजें हैं, इस तरह से आपके प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, और फाइनली उनसे चेक उठाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेल्स का एक प्रोसेस होता है। सेल्स के बाद क्या है, मैं क्लाइंट के जरूरतों को रिव्यू करता हूँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ म्यूचुअल फंड सही है, ये चीज आपने भी पिछले 5-6 सालों से लगातार सुना है, म्यूचुअल फंड सही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स खराब है, म्यूचुअल फंड सही है तो बाकी प्रोडक्ट खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाकी प्रोडक्ट भी सही है। अब क्या है, मान लेते हैं वो आपका म्यूचुअल फंड का क्लाइंट बन गया, हो सकता है वो अभी एफडी ले सकते हैं, हो सकता है वो किसी दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनको इंश्योरेंस की भी जरूरत हो सकती है। अब उनकी जरूरतों को मैं जान जाऊं कि और वो क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो वो मैं उनको और भी दूसरे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट बने हैं, उनसे मैं नए बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट दूंगा कि सर मेरे पास ये चीजें और हैं, हम लोग क्यों ना मिलते हैं। और जो एक बार मेरा क्लाइंट बन गया, उससे मैं रेफरेंस लूंगा। हर एक इंसान अगर एवरेज देखा जाए तो कम से कम 100-200 लोगों को तो जानता ही होता है। आप अगर किसी भी किसी भी व्यक्ति के मोबाइल को अंदर से झांक के देखने की अगर आपके अंदर क्षमता मिलेगी, तो हर एक मोबाइल में कम से कम 200, 250, 300, 500 इतने नंबर होते ही होते हैं। कुछ लोगों का 1000 भी होता होगा, लेकिन उनमें से 50-100 ऐसे लोग होते हैं हमेशा जो काफी खास होते हैं। तो वो जो खास लोग हैं उन्हीं का आपको रेफरेंस लेना है। और हम लोगों के बिजनेस में क्या होता है, सबसे अच्छा जो क्लाइंट बनता है वो रेफरेंस के थ्रू बनता है, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू नहीं, रेफरेंस के थ्रू। एक क्लाइंट ने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में बताया, उनको रेफर किया, मान के चले 90% तो वो क्लाइंट आपके बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया। उनका केवल इतना ही बोलना काफी है कि मैं इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उतना ही काफी है। आप क्लाइंट के पास जाएं, उनसे समझें, उनकी जरूरतों को समझें, ऑटोमेटिकली वो आपके क्लाइंट बनेंगे। तो सबसे अच्छा जो बिजनेस होता है वो रेफरेंस है, यानी कि बेचने से पहले, बेचने के दौरान और बेचने के बाद, तीनों स्टेज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं, जस्ट मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने डिस्कस कर लिया। ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है अपने शब्दों में, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बता दें। बहुत बढ़िया, धनंजय जी ने एकदम सही लिखा कि जो भी मेरा पॉसिबल कस्टमर है उसको मैं प्रोस्पेक्ट बोलूंगा। बहुत बढ़िया धनंजय। तो मेनली क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट, यानी कि जो मेरा पॉसिबल कस्टमर है उसी को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत क्यों है, हम प्रोस्पेक्टिंग क्यों करते हैं, जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। बिल्कुल सही, टू गेट क्लाइंट। अल्टीमेटली हम लोग कमाने के लिए, अब कमाने के लिए हमें क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो इसीलिए हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। बिल्कुल सही, डिम्पल जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि मुझे एक सही पर्सन ढूंढना है। बहुत बढ़िया, टू गेट द राइट पर्सन, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है टू जनरेट अ फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जहां पर से मुझे भविष्य में धन संपत्ति अर्जित की जाए। आप तीनों ने एकदम सही लिखा है, पॉसिबल कस्टमर, टू गेट द क्लाइंट, टू गेट द राइट पर्सन। ये एकदम आपने सही शब्द का प्रयोग किया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल लिखा है। अब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, वो सारे मेथड को समझते हैं। ये जो 10
जो 7, 8, 10 मैं मेथड में बताने वाला हूँ प्रोस्पेक्टिंग के, जरूरी नहीं है ये सारे के सारे मेथड आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ये 10 के 10 मेथड आपके काम आ जाए, और हो सकता है कि वो 10 में से किसी के लिए 2 मेथड बहुत काम का हो, किसी के लिए हो सकता है 5-7 मेथड बहुत काम का हो, और किसी के लिए हो सकता है 10 के 10 काम के हो। तो सबका अलग अलग ढंग हो सकता है। तो सबसे पहला जो है, अभी मैं ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्रिलिमिनरी, यानी कि जब मैं पहली बार क्लाइंट से मिलता हूँ, अभी अननोन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, अब यहाँ पे स्टॉल लगा सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, पैम्फलेट बांट सकता हूँ, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग कर सकता हूँ, लोगों के यहाँ पर्चियां बांट सकता हूँ, या फिर मैं कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह से मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी मेथड। दूसरा है जब मैं क्लाइंट से मिल रहा हूँ, उस दौरान भी मेरे कई और प्रोस्पेक्ट निकल के आ सकते हैं। और तीसरा मेथड होता है जब मैं क्लाइंट मेरा बन चुका है, अब मैं उसके पास जाता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ, तो किसी भी तरह से मुझे प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। अब मेथड्स क्या क्या हैं प्रोस्पेक्टिंग के? अब बहुत से मेथड हैं। पुराने समय में टेलीफोन था, 8 से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले टेलीफोन एक बहुत अच्छा मेथड होता था। जो सबसे अच्छा मेथड होता है, पहले भी था, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी था, और आने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों सालों बाद भी जो सबसे अच्छा मेथड रहेगा, वो रहेगा फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड कॉलिंग टेलीफोन से भी हो सकता है, आप रैंडमली भी किसी से बोल सकते हैं। आप सब्जी खरीदने के लिए गए, आपने देखा कि आपका कोई पड़ोसी आपको डेली नजर आता है, उसको आपने अपना कार्ड दे दिया, तो वो क्या हो गया? कोल्ड कॉलिंग। वो हो गया कोल्ड कॉलिंग। इसके अलावा डायरेक्ट मेल, चाहे मैं ईमेल करूं, चाहे लेटर लिखूं, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। इसके अलावा प्रिंटेड सोर्स, वो सारे सोर्स जो प्रिंटेड है, फॉर एग्जांपल पैम्फलेट हो गया, ये सारे क्या है? प्रिंटेड सोर्स है। रेफरल एक सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन इसके लिए क्या है कि स्टार्टिंग में आपके पास 10-15 क्लाइंट होने चाहिए, फिर उसके बाद रेफरल काम करना शुरू कर देता है, और रेफरल से अच्छा तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता। इसके अलावा एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर या आपके ऑलरेडी क्लाइंट है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा लोकल सर्विस क्लब, कम्युनिटी सेंटर्स, सीनियर सिटीजन्स, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, एटसेट्रा। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा आप कैनोपीज या स्टॉल लगा सकते हैं। तो मेनली आपके पास ये 10 मेथड है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगा अपने लाइफ में। तो सबसे पहला मैं मेथड में बताऊंगा, 2016 के दौरान मैं यस बैंक का मास्टर ट्रेनर बना। उसमें क्या था? हायर एंड ट्रेन होता था। एक कंपनी थी IL&FS, अब बंद हो चुकी है कंपनी। तो IL&FS जो है, सबसे पहले हायर एंड ट्रेन प्रोग्राम करते थे, सबसे पहले लोगों को सेलेक्ट करते थे, फिर उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और फाइनली यस बैंक में उनकी जॉब, अगर सेलेक्ट हो गए तो पक्की थी। तो इस तरह से था। एक स्टूडेंट था, बहुत दुखी था, सर मैं डेली बैंक जाता हूँ, ब्रांच मैनेजर मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। अगर आप में से कोई आपका दोस्त बैंक में जॉब करता होगा तो आपको पता होगा कि कितना प्रॉब्लमेटिक काम होता है। सर कुछ बिजनेस ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि यार एक काम करो, मुझे शाम को आराम से कॉल करना। तो ऐसे ही हुआ, उसने शाम को फोन किया। फिर मैंने उससे पहला सवाल पूछा कि तुम यस बैंक के किस ब्रांच में हो? तो उसने कहा सर पंजाबी बाग ब्रांच में हूँ मैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज उसने बोला कि सर, फिर मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुम रहते कहाँ हो?
तो उसने कहा कि सर अशोक विहार नोएडा के पास है। तो मैंने कहा कितनी दूरी हो गई? तो उसने कहा कि करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर। तो फिर मैंने कहा कि 20 से 25 किलोमीटर तुम्हारा ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? तो उसने कहा कि सर करीब करीब मान के चलिए कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी 1.5 घंटा लग जाता है, और ज्यादा ट्रैफिक रहा तो 2 घंटा भी लग जाता है। तो मैं 1 से 2 घंटा ट्रेवल करके मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और 1 से 2 घंटा ट्रेवल करके वापस अपने घर पहुंचता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारे जिंदगी के 2 से 4 घंटे केवल ट्रेवलिंग में बीत गए, तुम्हारे पैसे भी बहुत वेस्ट हो रहे हैं इस काम में। तुम अपने ट्रेवलिंग में अपने इनकम का ऑलमोस्ट 1/5 खर्च कर देते हो, तो ये तुम्हारे लिए लॉस है। तो तुम पहला काम करो, पहले मैंने उससे पूछ लिया, वो अनमैरिड था, किराए के मकान में रहता था। मैंने कहा जब किराए के ही मकान में रहना है तो अपने ऑफिस के पास क्यों नहीं ले लेते, उतने ही पैसे में या थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा के तुमको किराए पे एक रूम मिल जाएगा। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले ऑफिस के पास किराए पे मकान ले लिया। अब जब वो किराए पे मकान ले लिया तब उसके अंदर उसकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी और जब उसके पैसे ट्रैवलिंग में काफी वेस्ट हो रहे थे और साथ में समय जो बर्बाद हो रहा था, पहला वो बचने लगा। तो वो मेंटली थोड़ा सा शांत हुआ। फिर उसके बाद उसने मकान चेंज करने के बाद 15 दिन बाद बोला कि हाँ सर अब थोड़ा बहुत क्लाइंट मेरे से बात करने लगे हैं। तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, अब बताओ तुम आगे क्या करोगे, किस तरह से? तो बोलता है कि सर मुझे नहीं समझ में आता, मैं बैंक में ही दिन भर रहता हूँ और बैंक में ही लोग आते हैं, उन्हीं में से कोई क्लाइंट बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा इस तरह से जो है तुम्हारा ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करके होगा, अपने आप क्लाइंट बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मैंने उससे कहा कि सबसे पहला काम करो, तुमको तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बैंक ने कुछ विजिटिंग कार्ड बना के दिया होगा, तो सबसे पहले उस विजिटिंग कार्ड को लेके जाओ, किसी प्रिंटर के पास अपने जेब से ही पैसा लगाओ, उससे 1000-2000 कार्ड छपवा के ले आओ। क्योंकि तुम्हारे बैंक ने 100 कार्ड दिया होगा, 200 कार्ड दिया होगा, इतने कार्ड से कोई काम नहीं चलता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा सेल्समैनशिप का काम है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं और फिर उसमें से बहुत थोड़े से लोग मेरे क्लाइंट बन के आते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो 1000, 2000, 3000 तुम इतने कार्ड छपवा लो, अपने जेब से पैसा लगा दो। तुम्हारे ट्रैवलिंग में पैसे बचने शुरू हो चुके हैं, उसी ट्रैवलिंग के पैसे को एक बार 2000-3000 जितना भी कार्ड तुमको सस्ता पड़ता है छपवा लो और एकदम बैंक जैसा ही कार्ड छपवा लो। तो उसने हफ्ते भर के अंदर कार्ड आ गया। फिर मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास मेनली जो समय है वो 3 हिस्सों में है। एक तो ऑफिस से पहले का समय, यानी कि तुम अगर ऑफिस 9 बजे पहुंचते हो तो 9 बजे से पहले का समय है, 9 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक का समय है जो ऑफिस के दौरान का समय है। और फिर तीसरा जो टाइम है वो है 6 बजे के बाद। तो उसने कहा कि सर लेकिन ऑफिस का टाइम तो 9 से 6 बजे ही होता है, उससे पहले मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कि असली मजा तो उसी में है, वहां पर से ही तुम्हारे क्लाइंट आएंगे। तो उसको मैंने कुछ गाइड किया। मैंने कहा कि जो 9 से 6 बजे का समय है वो केवल अपने ऑफिस के 4 से 5 किलोमीटर पैदल ही ये काम करो। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जितने भी दुकानदार हैं सबके पास तुम्हारा कार्ड होना चाहिए। सबको जाके अपना कार्ड बताओ कि सर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मैं यस बैंक में काम करता हूँ, आप मुझे कॉल कीजिएगा। इस तरह से उसने 3-4 किलोमीटर के दायरे में 1 महीने के अंदर जितने भी लोग थे सबको कवर कर लिया, सबको अपना कार्ड दे दिया। अब वहां पर से उसके पास करंट अकाउंट भी आने लगा, कुछ लोगों के सेविंग अकाउंट भी आने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसने कहा कि सर यहाँ पर से तो बिजनेस आने लगा है, अब मैं, उसके अंदर मोटिवेशन भी आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा कि तुम्हारे बैंक का एक रूल है कि 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर तुम क्लाइंट नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ के तुम्हारे घर के आसपास जो पार्क है उस पार्क में चले जाओ और उस पार्क में जितने भी अंकल आंटी मिले या तुम्हारे एज ग्रुप के मिले या कोई भी मिले, सबको अपना कार्ड देना शुरू कर दो। तो उसने कहा कि इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे पहली चीज,
जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास आज के डेट में बहुत ज्यादा पैसा है। ये मत सोचो उनके पास पैसा नहीं, उनके पास भरा हुआ पैसा है जो लोगों को दिखता नहीं है। जाओ उनको अपना कार्ड दे दो। तो हफ्ते में उसने 3 दिन पार्क में जाना शुरू कर दिया। अब पार्क में जाने से ये फायदा हुआ कि जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पास समय बहुत होता है, तो उन्होंने उनको सुनना शुरू किया। धीरे धीरे करके वहां पर से उसके क्लाइंट बनने लगे। फिर उसके बाद पार्क में जब वो 7 बजे फ्री हो जाता था, 7 साढ़े 7 बजे घर आया, तैयार हुआ, फिर उसके बाद वो चला जाता था मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने। ये उसने खुद ही मुझे बताया कि सर उसके बीच में जो मुझे समय मिलता है मैं मेट्रो स्टेशन के गेट पे चला जाता हूँ। जितने लोग मेट्रो स्टेशन में चढ़ते हैं वो उसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो मैं उन लोगों को अपना कार्ड देता हूँ। इस तरह से करके सिमिलरली शाम के वक्त में लगभग 7 बजे के बाद मेट्रो स्टेशन से जितने लोग बाहर निकल के आते हैं वो सारे उसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको मैं कार्ड देता हूँ। और करते ही करते 1 साल के अंदर वो केवल अपने ब्रांच का बेस्ट सेल्समैन या रिलेशनशिप नहीं बना, वो पूरे दिल्ली एनसीआर का बेस्ट सेल्समैन बन गया। और 2 साल के अंदर वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट सेल्समैन बन गया। फिर बाद में उसने कंपनी छोड़ी, अपना बैंक चेंज किया, नए बैंक में भी उसने करीब करीब 2 साल काम किया। और इन 2 सालों में उसने थोड़ी सी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं, उसने कोई मेहनत ही नहीं की, क्योंकि उसने पहले साल जो मेहनत किया था उसका फल वो कई सालों तक भोगता रहा। तो इस तरह से वो पूरे जो नया बैंक उसने ज्वाइन किया उसमें वो पूरे ऑल इंडिया में डे 1 से बेस्ट सेल्समैन बन गया था। तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं ट्रेनिंग देने के लिए बनारस गया था, वाराणसी। वहां पर एक मुझे गुजराती मिले। आप समझ सकते हैं गुजराती लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं पैसे के मामले में। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा मेथड तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, सुबह 7 बजे घर के पास एक राधा कृष्ण मंदिर है जहाँ पे सारे गुजराती आते हैं और गुजरातियों के पास पैसा बहुत होता है। तो वहां पर उस जगह मैं क्या करता हूँ, सबसे राधे कृष्णा करता हूँ और उनसे हाल चाल पूछता हूँ। इस तरह से सबसे मिलता हूँ। धीरे धीरे करके क्या होता है, हर कोई मुझे उस एरिया में जानने लगा। फिर सब लोगों ने, कोई पूछ लेता है सर आप क्या काम करते हैं, मैं उनसे बात करने लगता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, और फिर फाइनली वहां पर अपना बस विजिटिंग कार्ड पहुंचा देता हूँ। मंदिर में भी क्या है, मैं हर महीने थोड़ा बहुत डोनेट करता रहता हूँ। तो मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो भी उनको कह देता है कि हाँ आज ये वाला प्रोग्राम है, आप यहाँ पर चाहें तो अपना बैनर वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से करके वो मंदिर से ही अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं। और उनका आज से 3 साल पहले 100 करोड़ से ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। तो बहुत से मेथड हो सकते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। मेथड्स की कोई कमी नहीं। अब जनरली जब क्लासरूम होता है तो मैं लोगों से बोलता हूं कि एक अपना टेलीफोन स्क्रिप्ट लिखिए। किसी आपके क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस से आप कैसे करके बात करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन है तो ये अभी हो नहीं सकता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिले, चाहे आप टेलीफोन के थ्रू मिले या फिर आमने सामने मिले, किस तरह से आपको बात करना है उसके कुछ नियम बने हुए हैं। सबसे पहला जो नियम है, आप अपने बारे में बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ। इसके अलावा दूसरा स्टेप होता है कि जो भी आपके सामने व्यक्ति, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लाना। किस तरह से, सर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जनरली इस तरह का जब आप सवाल पूछते हैं ना, आप अपने बारे में बताते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, पहले अपने बारे में बता रहा है, मेरे बारे में नहीं पूछा, पहले अपने बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद उनसे बोलते हैं कि सर 2 मिनट का समय होगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जनरली 99.9% लोग इसको हाँ में जवाब देंगे। फिर उसके बाद उनको अपना पर्पस बताइए कि हाँ मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ। उनसे आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है वही आपसे सवाल पूछ लें। जो भी वो सवाल पूछते हैं, आप पूछते हैं या वो पूछते हैं,
आप उनको जवाब दीजिए, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, उनके मन में जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं आप अगर उसका जवाब उस समय दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उनसे टाइम लीजिए कि सर मैं इसको पूरे डिटेल में 1-1.5 घंटे आपके साथ बैठ के मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, या आधे घंटे, जो भी आपका अपना ढंग है काम करने का, कि सर एक बार चाय पे मिलते हैं, आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपके पास आता हूँ। आपके सारे बहुत अच्छे सवाल हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। उनका पूरे समय इंटरेस्ट क्रिएट करना है और फाइनली क्या है, एज अ प्रोस्पेक्ट उनको क्वालिफाई करना है और आपका मेन मकसद केवल ये होना चाहिए कि उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए। इस समय आपके मन में ये मकसद नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट अपने जेब से चेकबुक निकाले और आपको तुरंत चेक काट के दे दे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट हमारे बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता है कि हम जस्ट क्लाइंट को बोले कि सर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, तुरंत क्लाइंट बोले कि हाँ हाँ इतना पैसा है मेरे अकाउंट में, मेरे से सारा पैसा ले लो। इतना आसान सेल नहीं होता, इसलिए हमारा पहला पर्पस होना चाहिए क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेना। अब क्वेश्चनिंग, जो हम सवाल पूछते हैं क्लाइंट से, वो किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। वो ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या हमारा क्लाइंट हमें दे सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कम समय में मैं क्लाइंट के बारे में ज्यादा कुछ जान पाता हूँ। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं, क्लाइंट अपने बारे में डिटेल बताता है, तो उसको कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्या, क्यों, कैसे, किधर, किस तरह से, अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। तो ये सारी चीजें, क्या, क्यों, कैसे, किधर, किस तरह से, ये सारी चीजें जो हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसको एक बार सोचना पड़ता है, वो अपने दिमाग में सोचता है, फिर उसके बाद आपको जवाब देता है। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आपको क्लाइंट को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो अगेन इसका कोई रूल नहीं बना है कि आपको यही सवाल पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब मैं टीनेजर था और धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, तो जब बड़ा हुआ तो मेरे अंदर एक खास बात थी, मैं किसी से भी बहस में उलझ जाता था। मैं यहाँ पे बोलूंगा बहस में उलझ जाता था किसी भी टॉपिक पे। जब मैं 26 साल का हुआ तो एक काफी बुजुर्ग से व्यक्ति थे, लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान किसी को भी इस दुनिया में भेजता है तो उसके कान पे जाता है और कान में जाके एक मंत्र फूंकता है। और वो मंत्र क्या है कि तुम सही हो, बाकी सब गलत है। तुम सही हो, बाकी सब गलत है। और इंसान जब इस दुनिया में आ जाता है, क्योंकि भगवान ने उसके कान में एक मंत्र फूंका था, उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी कि तुम सही हो, बाकी सब गलत है, वो सारी जिंदगी इसी चीज को साबित करने में लग जाता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। इसी तरह से पूरी दुनिया चलती है। तो हर एक इंसान के अंदर एक ईगो होता है, एक अहम होता है, एक मैं तत्व होता है। वो हर जगह ये शो करने की चाहता है कि मैं हूं। ठीक है, तो आपको इसी चीज का सदुपयोग करना है। किस तरह से, जो सामने जो आपका कस्टमर बोल रहा है कि जो भी आपसे बोल रहा है उसको उस समय ना बिल्कुल नहीं करना है। अरे आपका सामान, अरे बहुत महंगा है। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि नहीं नहीं महंगा नहीं है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। अरे म्यूचुअल फंड बेकार चीज है, लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, शेयर मार्केट वगैरह ये सब जुआ है। इस तरह से बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख के बताएं। बिल्कुल सही धनंजय जी, बिल्कुल। हाँ, हर कोई बोलता है म्यूचुअल फंड यार बहुत रिस्की है, शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, मैंने आज से 15 साल पहले इतने पैसे लगाए थे, मुझे बर्बाद हो गया मैं।
बहुत नुकसान हुआ। तो वहां पर आप ये मत बोलिए कि सर नहीं ऐसा नहीं है, देखिए वॉरेन बफेट इतना कमाते हैं, राकेश झुनझुनवाला इतना कमाते हैं, उनको वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाले से रत्ती भर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको ये है कि मेरा नुकसान हुआ, और अपने एक्सपीरियंस के आगे कोई किसी के बात को नहीं सुनता है। जो अपना एक्सपीरियंस होता है वो परमानेंट होता है। तो सबसे पहले वो जो भी कह रहे हैं सर आप एकदम सही कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी लोगों को नुकसान होता है और स्टॉक मार्केट में भी लोगों को नुकसान होता है। आप वहां पर ये बोल सकते हैं कि सर ये मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आपने उन्हीं की बात को उन्हीं के ऊपर लाद दिया कि सर मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसे कैसे करके नुकसान हुआ। आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, उनकी गलतियों के बारे में आपको पता चल जाएगा, वो खुद ही अपनी गलतियां बताने लगेंगे, यानी कि उन्हीं की बात उन्हीं के ऊपर आपने डाल दी। लेकिन तभी ये संभव है कि सबसे पहले उस बात को आप एग्री कर दें कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लोगों को नुकसान होता है। और फिर फाइनली क्या है, सर आपने अपने बारे में काफी कुछ बताया, ये भी मुझे पता चल गया कि आपको क्यों नुकसान हुआ, तो क्यों ना हम लोग एक बार मिल के बातचीत करें, क्योंकि पहली बार क्या क्या गलतियां हुई थी वो सारी चीजें आपने खुद ही बता दी। आगे वो गलतियां ना करके और क्या क्या चीजें सही करनी चाहिए, क्यों ना हम लोग उस चीज की बात करें, शुरुआत करें। मैं ये नहीं कहता कि आपको ऐसा करना ही है, आपको पैसा लगाना ही है, नहीं, जानना जरूरी है। आप जान गए, आप किसी और को गाइड कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैंने गलती की थी, आप ऐसे करो तो आपको फायदा होगा। तो मेनली क्या है, आपके मन में केवल एक ही चीज रहना चाहिए कि सर मुझे एक आपसे विजिट चाहिए, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, डिटेल में बातचीत करना चाहता हूँ, मैं इस जगह आपको मैं बात करके कुछ चीजें बताऊंगा। इसके अलावा चाहे आप टेलीफोन के थ्रू आप किसी से बात करें, चाहे आमने सामने बात करें, चाहे आप लैपटॉप में जूम कॉल के थ्रू आप बात करें, चाहे आप वीडियो कॉलिंग करें, हर जगह एक ही नियम लागू होते हैं। लिखा तो मैंने टेलीफोन एटिकेट है, लेकिन जरूरी नहीं है केवल टेलीफोन एटिकेट है। तो पहली चीज, जो पहला इंप्रेशन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टार्टिंग के जो खुद कुछ शब्द जो आप प्रयोग करते हैं वो बहुत लंबा और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालता है। वो केवल आपके बारे में नहीं बताता है, अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं उसके बारे में भी बताता है। इसके अलावा आप अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेक योर लिसनर मोर रिसेप्टिव टू व्हाट यू हैव टू से। तो पहला जो इंप्रेशन है, जो शुरू के कुछ शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्रेंडली और जेन्युइन पर्सन के रूप में नजर आना जरूरी है। आप जब भी आप क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हैं, आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आप पूरे समय एकदम अलर्ट, ऐसा ना हो कि मैं एकदम थका हुआ हूँ, ऐसा नहीं। इसके अलावा आप उनसे बातचीत करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसके अलावा चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, ऐसे करके नहीं, गुस्से में नहीं, या सुबह से कोई सेल नहीं हुई तो सबने मुझे ना कर दिया, नहीं। आपको एकदम गुस्से में नहीं रहना, आप एकदम खुश मिजाज ढंग से आप उनसे बात करें। इसके अलावा लोग जो है बनावटी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। फिल्मों में बनावटी चलता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप उस तरह से बात करने लगे तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लोग एकदम नेचुरल लोगों को ही पसंद करते हैं, ठीक है। आप साधारण भाषा यूज कीजिए, जो हम या आप आमतौर पे यूज करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, जो हम लोग एकदम आम बोलचाल की तरह, किसी भी तरह का टेक्निकल टर्म मत यूज कीजिए। बहुत मजबूरी है तभी आप टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टिंक्टिवनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीक्स डायरेक्टली इनटू फोन, यूज अ नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। ज्यादा आप तेज बोलेंगे तो सामने वाला भी और ज्यादा तेज बोलना शुरू कर देगा। तो इसलिए क्या होता है कि इवन आमने सामने भी बैठे हैं, चाहे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, आप एकदम सिंपल ढंग से बात कीजिए, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बात करना। और फाइनली
एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब क्या हुआ कि अपने, एक होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक रोबोट आके कहता है मेरा नाम राहुल रंजन है, ऐसे नहीं, उतार चढ़ाव। अब जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, कभी ऊंची आवाज में, कभी नीचे, कभी इस तरह से, जो नॉर्मल है हमारा टोन हमेशा उतार चढ़ाव के साथ होता है, तब उसमें एक नेचुरलनेस आती है, एक नेचुरलपन आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम एक ही ढंग से आप पूरे समय बोलते रहे, जरूरी नहीं है। आपको नॉर्मल ढंग से बात करना है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ इसी तरह से एकदम नॉर्मल। तो अब इस तरह से क्या होता है, एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि आप सामने वाले की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आपको एकदम पूरे समय कर्टियस रहना है। इसके अलावा मेक श्योर कॉलर्स नो दे आर नेवर एन इंटरप्शन टू यू। आप जब भी आपके क्लाइंट या आपके प्रोस्पेक्ट आपसे मिलना चाहेंगे, आप उनसे खुशी खुशी मिलेंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति कहता है उसे बहुत ध्यान से सुनना है, बीच में ही उनको नहीं काटना है कि वो कुछ बोलना शुरू कर दिए और आपने बीच में ही बिना सुने या आधा सुनने के बाद उनको जवाब देना शुरू कर दिया। जनरली होता क्या है, जब इंसान अपनी बात खत्म कर चुका होता है बोलना, तो जो कुछ भी बोल रहा है वो बोलना खत्म कर चुका है, तो बीच में कुछ सेकंड का एक पॉज आता है, एक रुकावट आती है। उस पॉज में क्या होता है कि जो अगर सामने वाले ने अपनी बात खत्म कर दी है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब आप इसका जवाब दें। उस समय आप बोलना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा जो भी आपसे सवाल पूछा है, कुछ मिली सेकंड या कुछ सेकंड के गैप में ही उसका जवाब दे दें और जवाब तुरंत दें। इसके अलावा अगर आपके पास उस समय जवाब नहीं, तो उनसे समय बताए कि सर मैं इतने समय तक आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और फाइनली क्या है, क्लाइंट अगर आपके सर्विस से सेटिस्फाइड है तो वो बहुत से लोगों को बताता है। क्लाइंट के जो क्वेरीज हैं, उनके जो इंक्वायरीज हैं, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहें कि सर ये अभी स्टेटस है, मैं इस काम के लिए फॉलो अप कर रहा हूँ। क्लाइंट का कोई मान लेते हैं रिडम्पशन रिजेक्ट हो गया किसी भी कारण से, सर मैं देख रहा हूँ, सर आज इतनी चीजें मैंने पता की है, आज ये स्टेटस है आपके रिडम्पशन का। इसके अलावा जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ बैठे हैं, कोशिश कीजिए कि उस दौरान जो भी मोबाइल फोन अगर रिंग करता है, ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट कॉल आपको लगता है या अननोन नंबर है तो उठा लीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का फोन है, तो उस समय उसको अवॉइड कीजिए। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, आज के डेट में जितने भी स्मार्टफोन है उसमें आप पहले से ही बहुत से मैसेजेस लिख के डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास इस समय कोई भी मोबाइल में कॉल आ रहा होगा, मैं देख लूंगा, अगर मुझे लगता है कि बहुत कोई अर्जेंट नहीं है तो मैं एक वहां पर क्या करता हूँ, बटन दबाता हूँ, वहां पे लिखा हुआ सामने वाले के पास चला जाता है, थैंक्स फॉर कॉलिंग, प्रेजेंटली आई एम बिजी इन ट्रेनिंग, आई विल कॉल यू वंस आई विल बी फ्री। यानी कि मैं अभी बिजी हूँ एक ट्रेनिंग में, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरे पास किन किन का कॉल मिस हुआ है वो भी मैं सीधे एसएमएस के, जितने भी मैंने एसएमएस गए हैं मेरे पास से, उससे मुझे पता चल जाएगा और मैं सबको कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, मैं पर्सनल कॉल को मैं नहीं लूंगा, और कोई भी मीटिंग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलता है। उसके बाद मैं उस व्यक्ति को कॉल कर लूंगा, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये बंदा बहुत ही प्रोफेशनल है। Tell callers when you are on cell phone so they can anticipate disconnections. इसके अलावा रिंगटोन बहुत ज्यादा तेज आवाज वाली नहीं लगानी है, और जो होता है इरिटेट करने वाली है उसको नहीं लगाना है। इवन कॉलर ट्यून्स जो होता है ना, जो सिंपल होता है, ट्रिंग ट्रिंग, सामने वाले को आपने कॉल किया वही ट्रिंग ट्रिंग सुनाई पड़ा, वो बेस्ट है। अब गाने वगैरह मत लगाइए,
गाने वगैरह जो है कई बार बहुत ज्यादा लोगों को इरिटेट करते हैं। हो सकता है वो गाना आपको बहुत पसंद है इसलिए आपने लगाया है, लेकिन उस गाने को अवॉइड कीजिए। जो सिंपल है ना, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, ट्रिंग ट्रिंग जो रिंग बजता है वो बेस्ट है, वो बेस्ट रिंगटोन। जब भी आप कॉल को खत्म करें तो हमेशा उनके जो सवाल हैं, या इवन आप क्लाइंट के साथ मिलने गए थे, उनके जो सवाल हैं जब तक उसका पूरा जवाब ना दे दें तब तक आप वहां पर से ना उठें। इसके अलावा आप अंत इस तरह से कर सकते हैं, सर आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सर हम दोबारा कब मिल सकते हैं? मान लेते हैं आज सेल करने के लिए गया था लेकिन कुछ बात नहीं बनी, सर हम फिर से कब मिल सकते हैं? आपको यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है, किताब बंद नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, किताब में अभी और पन्ने जुड़ते जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आज आपने किसी क्लाइंट को जाके अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया, उस समय क्लाइंट का ट्यूबलाइट नहीं जला, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल बाद अचानक से आपके पास कॉल आ जाता है कि राहुल जी मैं एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या उस समय आपने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ। उस समय तो मेरे पास, वो खुद ही बताने लगते हैं कि उस समय ये था इसलिए मैं नहीं कर पाया। हो सकता है कि आपके पास जाने से 4 साल बाद वो आपको फोन कर रहे हैं, 4 साल पहले उन्होंने किसी शेयर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा दिया था, वहां पे इतना उनको नुकसान हो गया कि अब उनको समझ में आ गया कि नहीं म्यूचुअल फंड सही है, शेयर्स में बड़ा नुकसान होता है। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी किताब बंद नहीं करना है, किताब में पन्ने जोड़ते जाएं, इसकी कोशिश करना है। क्या पता कब वो आपके पास क्लाइंट आए, और जब लंबे समय बाद जब क्लाइंट ने आपको कॉल किया तो वो क्लाइंट बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन शुभ हो, गुड नाइट, जो भी आप बोलना चाहो। इसके अलावा बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कोशिश ये कीजिए अगर वो फोन पे बात कर रहे हैं तो वही पहले फोन काटें, तो इस चीज की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप सेल कर रहे हैं, यानी कि आपने क्लाइंट के पास आप पहुंच गए हैं, तो वहां पर आप भी सवाल पूछिए, क्लाइंट को भी सवाल पूछने दीजिए। उन सवालों से उनकी जरूरतों के बारे में पता चलेगा, उनके ऑब्जेक्शंस वो क्यों नहीं ले रहे हैं इसके बारे में पता चलेगा, और फाइनली आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक सवाल है आपसे, ये कम्युनिकेशन क्या होता है? ये कम्युनिकेशन क्या है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बता दें। हम लोग बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज थॉट्स। बहुत बढ़िया धनंजय जी। अनिल पांडे जी ने एकदम सही शब्द का प्रयोग किया है, संवाद। बहुत बढ़िया डिम्पल जी ने, टू अंडरस्टैंड ईच अदर। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं मैं किसी के पास गया, एक नॉर्मल इंसान है, और मैं बहुत अच्छी वहां पे अंग्रेजी बोल के आ गया, क्या मैं अपनी बात वहां पे प्रेजेंट कर पाया? यस और नो? मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल के आया हूँ उसके सामने। निलेश जी बहुत अच्छा, चैनल टू गेट शेयर, बहुत बढ़िया। नो अनलेस ही डजंट अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। इट इज अ टू वे एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया, डिम्पल जी ने एकदम सही लिखा कि इट इज अ टू वे एक्सप्रेशन। मैं अपनी बात उनके सामने रख रहा हूँ, उनको समझ में आना चाहिए, वो अपनी बात मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे समझ में आना चाहिए। जब दोनों को समझ में आएगा तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, अदरवाइज अब यूं समझ ले कि एक चाइनीज व्यक्ति आके मुझे कुछ बोल के चला गया और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं उसने अच्छा बोला या बुरा बोला। तो या तो दोनों को समझ में आना चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं समझ में आया तो वो कम्युनिकेशन बेकार है।
एकदम सही आप लोगों ने लिखा। तो मेन है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और वहां पर से इंफॉर्मेशन आता है उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और कंडीशन क्या है, दोनों को समझ में आना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक को समझ में नहीं आया तो वो कम्युनिकेशन बेकार है। प्रेजेंटिंग क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकर है, जिसको फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है, वो मेथड के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक खिलौने की दुकान में एक बच्चा गया, तो वहां पर डिसीजन मेकर कौन है? बच्चा है जो डिसीजन लेगा कि कौन सा खिलौना खरीदना है। पैसा भले उसके माँ बाप दे, लेकिन वहां पर डिसीजन मेकर एक बच्चा है। सिमिलरली, जब हम लोग अपने क्लाइंट के पास जाते हैं तो वहां पर ये देखना है कि डिसीजन मेकर कौन है। कई बार ऐसा होता है कि आप मेरे घर पे आइएगा, मेरे हस्बैंड भी होंगे, उनको सारी चीजें बताइएगा। तो अब सही मेथड क्या है, आप उनके वाइफ को समझाना छोड़ दें। जो मैं समझता हूँ, उनके वाइफ को कुछ मत बताइए कि हाँ मैम, आप अपने हस्बैंड के साथ मेरी एक मीटिंग करा दीजिए। वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है उनके हस्बैंड का होगा। भले चेक बुक पे साइन उनकी वाइफ करने वाली है, लेकिन अगर जो डिसीजन मेकर है उनके हस्बैंड है या उनके फादर है या उनके भाई है, उनसे मिलना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो डिसीजन मेकर के सामने मुझे इंफॉर्मेशन देना है कि जिससे वो कन्विंस हो जाए। अब कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उसे समझते हैं। जो संवाद है, कभी भी दो संवाद एक जैसा नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ अंतर होगा। अगर मैं यही ट्रेनिंग सेशन मैं 10 बार दूंगा तो 10 बार मेरे शब्दों का चयन अलग अलग होगा। मैं एक ही शब्द का प्रयोग हमेशा नहीं करूंगा। हाँ, स्लाइड्स मेरे यही रहेंगे, लेकिन शब्द एक जैसे नहीं रहेंगे। और सिमिलरली, हर बार थोड़ा बहुत मेरे एग्जाम्पल्स भी बदलते जाएंगे। तो पहली चीज, हर एक संवाद एकदम अलग होगा। इसके अलावा मैं जो कुछ भी अपना बात कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल तब कहलाएगा जब मुझे उसके बदले में कुछ फीडबैक मिले, अच्छा या बुरा, वो कुछ भी हो सकता है, फीडबैक मिले, यानी कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ रिस्पॉन्ड करे। इस दुनिया में जो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का मेथड है वो है फेस टू फेस। कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल पे सबको समझाने की कोशिश मत करें। बेटर है कि या तो क्लाइंट को अपने पास बुला लें या फिर आप क्लाइंट के पास पहुंच जाए। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेटर है। लेकिन मान लेते हैं क्लाइंट ज्यादा दूर बैठा हुआ है, मान लेते हैं आप दिल्ली में हैं और क्लाइंट आपका बेंगलोर में है, तो फिर वहां पर क्या है कि मोबाइल पे मत समझाइए। सर, एक बार क्या काम करते हैं, आप जूम पे आ जाइए, आप अपने मोबाइल पे जूम डाउनलोड कर लीजिए, हम लोग एक जूम पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। जब वो आपका चेहरा देखेंगे और आप उनका चेहरा देखेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर, भले आप मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहे हैं इस समय, लेकिन अगर मैं कैमरा बंद कर दूं तो वहां पर उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस कैन गार्बल योर मैसेज। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। जब मैं पुराने समय में किसी क्लाइंट के पास जाता था, आजकल तो लोग टीवी के इतने शौकीन नहीं रहे, तो क्या है, वहां पर चलेगा, हाँ राहुल जी बताइए, आप म्यूचुअल फंड को बताने के लिए आए हैं, इंश्योरेंस को बताने के लिए, बताइए इसके बारे में। मैं क्या वहां पर देख रहा हूँ कि उसके घर में टीवी चल रहा है। अब टीवी चल रहा है, हर 2 सेकंड बाद क्या वो टीवी पे भी देख रहा है, 2 सेकंड बाद मुझे भी देख रहा है, 2 सेकंड बाद टीवी देख रहा है, 2 सेकंड बाद मुझे देख रहा है। तो मैं जानता हूं कि मैं इसको कुछ भी बोलूंगा, उसको पूरी तरह से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वहीं पर क्या है, अगर ये टीवी बंद कर देते हैं तब मैं अपनी बात करूंगा तो उनका ध्यान मेरी तरफ रहेगा। तो मेरा मेन मकसद क्या होना चाहिए, उनसे टीवी बंद कराना। ठीक है,
अब मैं ये भी कर सकता हूँ, अब क्या होता है मैं सीधे सीधे बोलूंगा सर टीवी बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं क्या करता था, उनके घर पे गया, उन्हीं के साथ वो टीवी देख रहे हैं, मैं भी टीवी की तरफ देखने लगता था। अब मैं उनके घर में आया हूँ कुछ बताने के लिए और मैं उनके घर में घुस के मैं टीवी देख रहा हूँ, तो फिर वो इरिटेट होंगे, उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या करेंगे खुद ब खुद ही टीवी को बंद कर देंगे। मैं इस तरह से करता था। मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि सर टीवी बंद कीजिए, मैं क्या करूंगा उनसे उनके टीवी में ही देखने लग जाऊंगा, भले वो मेरे इंटरेस्ट का हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं भी टीवी देखने लगूंगा। और मैं अपनी बात ना करके मान लेते हैं उसमें यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन और रशिया वॉर को ही मैं डिस्कस करने लगूंगा। एक समय क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, जिस काम से आया था वो तो हो नहीं रहा है, टीवी खोल के मैंने रखा हुआ है और ये देख रहा है, ये सारी चीजें दिमाग में चलता है, तो खुद ही टीवी बंद कर देगा। मेरा क्या हुआ, पर्पस सॉल्व हो गया। मेथड आपको पसंद आया या नहीं आया, जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। तो अब इस तरह से करके आप उसके घर पे या उसके ऑफिस में या आपके यहाँ जो भी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, डिम्पल मैम, आपको क्या करना है, अब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, जनरली क्या होता है कि जब आप क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तभी वहां पे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है, आपको उसे अवॉइड करना है। जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उसके घर में टीवी चल रहा होता है, और टीवी आप बोल देंगे सर टीवी बंद कर दो तब मैं आपको बताऊंगा, तो बुरा मान जाएंगे। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो खुद ही टीवी बंद कर दें। फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात शुरू कीजिए, वो आपसे बात करेंगे। वैसे तो कई डिस्ट्रक्शंस होते हैं, अचानक से उसका परम ज्ञानी दोस्त आ गया, आप उसको बता रहे हैं, उसका परम ज्ञानी दोस्त उसको एफडी या दूसरे किसी प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में कन्विंस करने लगा कि यार देखो क्रिप्टो करेंसी में मैंने इतने लगाए थे और इतना हो गया मेरे। बिल्कुल ऐसा भी होता है, कई बार क्लाइंट के मोबाइल बजते रहते हैं, बजते रहते हैं, बजते रहते हैं, तो उस समय सबसे बेस्ट मेथड है कि सर आपका कॉल है, अर्जेंट कॉल है, एक बार आप उसे अटेंड कर लीजिए, और क्लाइंट की तरफ आप घूरते रहे, ठीक है। थोड़ा सा क्लाइंट को भी इरिटेशन होगा कि यार ये बंदा मुझे देखे जा रहा है और मेरा कॉल खत्म नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट खुद ही बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं इसे खत्म करके फिर बात करता हूँ। ऐसा होता है। आप वहां पर गए, आपने तो अपना मोबाइल पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट का फोन पे फोन बजे जा रहा है, फोन पे फोन बजे जा रहा है, क्लाइंट उठा रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आप क्लाइंट को बोलेंगे सर आपका अर्जेंट कॉल है, एक बार आप उठा लीजिए, फिर उसका कॉल बजे, सर आपका अर्जेंट कॉल होगा, आप उठा लें, फिर तीसरी बार उसका कॉल बजा, सर आपका अर्जेंट कॉल है, उठा लीजिए। तीसरी बार उसको खुद ही इरिटेशन होने लगेगा, ये बंदा हर बार बोल रहा है कि यार फोन उठा लो, तुम्हारा फोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है क्लाइंट इरिटेट होकर फिर चौथा पांचवा छठा कॉल जो है वो कहता है ठीक है मैं बाद में अटेंड कर लूंगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के समय में ये भी एक समस्या है कि मोबाइल जो है एक बहुत बड़ी समस्या भी बनता जा रहा है। मोबाइल एक जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसी तरह से मोबाइल वरदान या अभिशाप है आज के डेट में। जो इसका सही प्रयोग करता है उसके लिए वरदान है, जो इसका सही प्रयोग नहीं करता उसके लिए अभिशाप है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए जब क्लाइंट के पास आप जाएं, तो क्लाइंट रहे या फिर उसके परिवार के जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, या ऐसा व्यक्ति जो उसके डिसीजन में उसकी मदद कर सके, ऐसे लोग रहे। बहुत ढेर सारे लोगों के बीच में आप मत कीजिए, ढेर सारे लोगों के बीच में आप केवल आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं। 5 लोग आके बैठ गए, वहां पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उनको फिर एडवाइस नहीं देना, केवल इंफॉर्मेशन शेयर करना है अगर ज्यादा लोग आ गए। फिर उनके बाद उसके बाद बोल देना है कि सर आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था उसे मैंने शेयर कर दिया, बाकी इस दुनिया में भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग तरह की सोच दी है, अलग अलग तरह की जरूरतें दी है, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल जरूरतों को दिया है।
एक बार मैं इंडिविजुअली आप पांचों के साथ में इंडिविजुअल मीटिंग करके मैं एक एक करके सबकी जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर आपने किसी एक को अगर कोई सॉल्यूशन बता दिया तो नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा, जिसको आपने सॉल्यूशन या एडवाइस दिया बाकी चार लोग जो हैं उसको कुछ और पढ़ा के चले जाएंगे, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बेटर है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कि वही आपके सामने रहे। इसके अलावा जब भी कोई, बहुत बढ़िया, यहाँ पर डिम्पल जी ने लिखा है ऐसे इन बोर्ड एग्जाम, बहुत बढ़िया, अभी मैंने देखा, तो वही निबंध लिखने के लिए आता था, ठीक है। इसके अलावा एवरी मैसेज कंटेन्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड इमोशन, इंफॉर्मेशन एंड इमोशन यानी कि जज्बात भी होते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन भी होता है। तो आपको क्या करना है, जज्बात की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ऐसी चीज जो उसपे यहाँ पर लगे, यहाँ पर जाए वो चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज यहाँ पर लगती है वो ज्यादा अच्छी तरह से हो जाती है, तो इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट के पास गए, आपने देखा क्लाइंट के दोनों बच्चे हैं, सर कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, जो बेटी है वो 8वीं में पढ़ती है, बेटा 5वीं में पढ़ता है। अच्छा सर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए। अच्छा सर दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, बेटी जो है आईएएस बनना चाहती है और बेटा मेरा इंजीनियर बनना चाहता है। अच्छा सर आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करेंगे, क्या सब्जेक्ट लेंगे, अभी तक तो ये सोचा नहीं है, लेकिन बोलती यही है कि मैं पॉलिटिकल साइंस करूंगी। ठीक है सर कॉलेज का कितना खर्चा आएगा, अच्छा इतना खर्चा आएगा। सर आईएएस की जो कोचिंग होती है उसको किए बगैर तो सेलेक्ट हो नहीं सकते हैं, तो सर कोचिंग में कितना खर्चा आता है। अच्छा कोचिंग में आज के डेट में इतना खर्चा आता है, तो आज से करीब करीब 8 साल या 7 साल बाद कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, आपने उनको इमोशन में लगा रखा है, बेटी आईएएस बनेगी, ये इमोशन है, बेटा इंजीनियर बनेगा, ये इमोशन है। इंफॉर्मेशन बीच में शेयर हो रहा है लेकिन जज्बातों को आपने नहीं छोड़ा, ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। इसके अलावा कम्युनिकेट, पीपल कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड सिचुएशंस। हर एक व्यक्ति का जरूरत अलग है, सिचुएशन अलग है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे पास सबका सॉल्यूशन है। जो व्यक्ति कहता है कि एफडी अच्छे होते हैं, मेरे पास अच्छे एफडी भी हैं। जो कहता है कि नहीं शेयर मार्केट अच्छा होता है, तो मेरे पास शेयर मार्केट भी है। उसका आज का सिचुएशन क्या है, वो अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, तो हम लोग गोल्स को उसके डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ चीजें होती है शब्दों में नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज शब्दों में मैं बोल के बताऊं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने हाव भाव से उसका जवाब देते हैं, और हाव भाव से जवाब जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो समय के साथ आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब एक अंग्रेज कर रहा है तो थम्स अप होता है, यानी कि वेल डन। हिंदुस्तान भी आज के डेट में अंग्रेजों को फॉलो करता है तो इसका मतलब वेल डन ही होता है, लेकिन आज से 30 साल पहले इसका मतलब होता था हिंगा। ठीक है, तो अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के चीजों का अलग अलग एक्सप्रेशन और सिग्नल हो सकता है। आप किसी को म्यूचुअल फंड समझा रहे हैं, वो चुपचाप ऐसे करके बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो झुक के अपने सामने आ गया इस तरह से करके, अब आपको समझ रहा है, यानी कि वो इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड है, यानी कि अभी वो आपका क्लाइंट बनने के लिए राजी है। लेकिन वो चुपचाप ऐसे करके बैठा हुआ है, हिला रहा है, तो यानी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप बस बोले जा रहे हैं। तो वहां पर क्या आपको क्या काम करना है कि अब आप वहां पे बोलना छोड़ दें, आप उनसे बुलवाएं, उनसे सवाल पूछे, वो जवाब दें, कि वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए।
तो फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, हाथ और पैर का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, लेग्स हिला रहा है, पैर हिल रहा है, यानी कि अभी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने एकदम मरी हुई आवाज में बात कर रहा है या बहुत ज्यादा जोशीले ढंग से बात कर रहा है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि क्या चीज दिख रहा है, या आप यूं समझ लें कि जो दिखता है वही बिकता है। एक दुकान है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, एक दुकान काफी बड़ी सी है लेकिन उस दुकान में बस थोड़ा सा माल भरा है। दूसरी दुकान है, भले वो दुकान छोटी है लेकिन दुकान एकदम भरा हुआ है। आपके दिमाग में क्या आएगा? जस्ट अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएं। पहला दुकान बहुत भरा हुआ, बहुत बड़ा दुकान है लेकिन वो दुकान में सामान नहीं भरा है। दूसरा दुकान एकदम छोटी सी दुकान है लेकिन पैर रखने की जगह नहीं है। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप, सेकंड शॉप विल अट्रैक्ट, एकदम सही, जो दूसरा दुकान है वो मुझे अट्रैक्ट करेगा। एक कहावत है, स्पेशली जितने भी दुकानदार हैं, कि जो खाली दुकान है वहां पे दुकानदार फंसता है। अगर दुकान खाली है तो वहां पर दुकानदार फंसता है, और अगर दुकान भरी हुई है तो ग्राहक फंसता है। तो आपको क्या करना है, आप एकदम भरे हुए हैं ये चीज आप दिखाइए, ठीक है। भले आपके पास क्लाइंट कोई नहीं आता है लेकिन फिर भी आप अपना बिजी हैं। सर मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, मैं सारा काम ऑनलाइन करता हूँ, इसलिए मेरे पास समय बहुत है, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है, रास्ते ढूंढने हैं। पहला, जब भी आप क्लाइंट के सामने जाएं तो हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने। टी शर्ट पहने तो चलेगा लेकिन एकदम साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए और प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए। जनरली मैं जब भी किसी क्लाइंट मीटिंग में जाता हूँ या जाता था, या इवन आज के डेट में अगर मैं क्लासरूम ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, तो वहां पर मैं कभी भी जीन्स नहीं पहनता। ये मेरा उसूल है, मैं जीन्स कभी नहीं पहनूंगा, क्योंकि जीन्स जो है वो एक ऐसा ड्रेस है जो सामने वाले को सीरियस नहीं बनाता है, यानी कि वो उस काम को बहुत सीरियसली नहीं कर रहा है। तो आप जीन्स वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा प्रेस होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। आप अपने अपीयरेंस से प्रोफेशनल लगने चाहिए। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर साहब है वो सफेद कोट पहनते हैं तो वो क्या है, प्रोफेशनल है। आप वकील के पास जाते हैं, वो काले रंग का कोट पहनते हैं, कितनी भी गर्मी हो तो काले रंग का कोट पहने होंगे, या सफेद एकदम चमकता हुआ एकदम सफेद शर्ट पहना है, तो उस तरह से आप क्या है, प्रोफेशनल दिख रहे हैं। इसके अलावा आपके जो ऑफिस में फर्नीचर है वो भी साफ सुथरा, मैं ये नहीं कहता बहुत महंगा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और लगे कि आप ये काम करते हैं। एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, मतलब क्लाइंट आपके पास आता है, तो क्लाइंट के ही पेपर्स आप सामने रखिए। सामने अंबार लगा हुआ है दुनिया भर के फाइल्स का, उसमें आप ढूंढ रहे हैं क्लाइंट का पेपर का है, कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। इसके अलावा जो भी मटेरियल्स हैं वो आपके जरूरत के अनुसार होना चाहिए और सही ऑर्डर में होना चाहिए। फर्नीचर कंफर्टेबल होना चाहिए। आप अपने ऑफिस में वो सारे पिक्चर्स लगाएं जो कि फैमिली से संबंधित हो या फिर इंडस्ट्री से संबंधित हो। आपको कोई शील्ड मिला है, कोई ट्रॉफी मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, वो सारी चीजों को लगाएं। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन में आप शील्ड लगाएं कि सर मैंने ये किया था तो मुझे ये मिला। जब सामने देखते हैं कि इतने ढेर सारी चीजें हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार मैं किसी बेकार व्यक्ति के साथ डील नहीं कर रहा हूँ, इसके पास तो बहुत कुछ है। तो इस तरह से करके आप, कुछ भी है आपने, इवन मैं कहता हूं कि अगर आपने 5A एग्जाम दिया है या 5A की CP ट्रेनिंग करके आप आ रहे हैं रिन्यूअल के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपके ऑफिस में लगाने के लिए जगह नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप केवल उसी का आप कलर प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको ही आप
अच्छे से फ्रेम में करवा के उसी को टांग दे, अगर आपके पास कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको शो करना है जिससे कि लगे कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। प्रेजेंटेशन से पहले आप पहले से प्लानिंग करके जाएं कि क्लाइंट से क्या क्या बात करना है, या उस क्लाइंट के पूरे करंट सिचुएशन को रिव्यू करके जाए, उनका कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट है, कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्या उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ये सारी चीजें करके जाए। इसके अलावा आप उनसे क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, किस किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो सारी चीजें पहले से ही अपने दिमाग में या कहीं नोट करके जाए। क्या क्या उनके गोल्स हैं उसको आप पहले से ही लिख के जाए, या आपके क्या क्या गोल्स हैं उसे लिख के जाए। सेल के दौरान आपको क्या क्या करना है, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। उसमें क्या है, हम लोगों के धंधे में कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से अगर पहले किसी ने अटेंड किया है, जो मैंने आपसे इससे पहले भी जो ट्रेनिंग्स कराई थी, एक जो था सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, और फिर दूसरा जो था आप किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। अब वो सारी चीज़ अगर नहीं अटेंड किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भविष्य में जब भी ये ट्रेनिंग्स होंगे उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। तो इस तरह से करके आप उनके कैलकुलेशन पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेशन दे सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा डेटा आप उनके बारे में बोलेगा, इंसान डेटा के ऊपर ज़्यादा जाता है। तो इस तरह से आप अपने तरफ अटेंड पूरा उनका अटेंशन को अपने पास कैप्चर कर सकते हैं और उनके अंदर उत्साह बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उनकी ज़रूरतों को आप इसी ढंग से जान सकते हैं। उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं, उन सवालों को आने दीजिए, उनको रोकना नहीं है। सवाल आएंगे, आप उसका जवाब देंगे, क्लाइंट अपने आप आगे एक स्टेप खुद ही बढ़ जाएगा। आप उनको रोकिए मत, उनके ऑब्जेक्शंस आने दीजिए। जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे यानी कि वो उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, तभी आपसे पूछ रहा है, अदरवाइज कौन पूछता है। अब एक मैं मेथड बताऊंगा जिससे कैन वी गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा प्रेजेंटेशन। हाँ मैम, बिल्कुल इस तरह की भी चीजें ट्रेनिंग सेशंस होती हैं। प्लस जो मैंने पहले ट्रेनिंग्स किए हैं उसको जब फ्यूचर में रिपीट किया जाएगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। तो अब ऐसा 6 स्टेप का प्रेजेंटेशन मतलब एक मेथड है, चाहे क्लाइंट का सिंपल ऑब्जेक्शन हो चाहे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो, आप उसका जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसमें क्या है, क्लाइंट जो आपसे कह रहा है वही चीज क्लाइंट के सामने आपको वापस रीडायरेक्ट कर देना है। जो क्लाइंट ने आपसे कहा वही चीज आपको बोल देना है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि क्लाइंट खुद ही उसका जवाब दे देगा। ठीक है, पहला क्या है, जो भी क्लाइंट कहता है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे बहुत नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में, या आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, फलानी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है जो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। वहां पर क्या, एकदम ध्यान से सुनिए। उस समय नहीं बोल रहे नहीं, नहीं नहीं सर मेरा बहुत सस्ता है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। दूसरा स्टेप, उन्होंने कहा कि फलाने कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है। आपने बहुत ध्यान से सुना, सर आपने कहा कि इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है। आपने क्या किया, क्लाइंट ने जो बोला वही चीज आपने बोल दिया, यहाँ पे आपने कुछ भी अलग नहीं बोला। अब जब आप यही चीज बोलते हैं तो क्लाइंट के दिमाग में एक ईगो बूस्ट होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। देखो सामने वाला जो मेरा एडवाइजर है उसने भी यही चीज बोला। फिर उसके बाद क्या है, सर केवल आप ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बड़ा महंगा है। क्लाइंट की आपने बात ध्यान से सुनी, उन्होंने जो बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा है, आपने भी वही बोला, और साथ में आपने ये भी बोला सर केवल आप ही नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा महंगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, फिर उसके बाद सर बहुत ज्यादा है,
थोड़ा सा चलिए हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास 4 कंपनियां और हैं, उसका प्रीमियम कम है। अब थोड़ा सा मैं उनके सर्विस क्वालिटी और उनके फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। वहाँ पे ये फीचर कम है, या इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रीमियम ज़्यादा है, या यहाँ पर आपको ये बेनिफिट ज़्यादा है इसलिए है। आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं। आप अगर निवेश.com के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास हर एक कंपनी का इंश्योरेंस आप उनको दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनको फिर अलग अलग चीज़ों को बोलिए और फिर उन्हीं से सवाल पूछिए कि सर ये थोड़ा सस्ता है, आप ये लेना पसंद करेंगे। आपने पहले उनको अच्छी चीज दिखाई, अच्छी चीज की कीमत बताई, फिर उनको सस्ता भी ऑप्शन आप बताइए कि सर ये सस्ता है, इसमें ये चीज लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उनके सवाल हैं उसका जवाब दे दिया। और फाइनली जनरली होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी में क्या होता है। जब आप वो बोलते हैं तो खुद ही वो अपनी ही बात जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रखा था, उस ऑब्जेक्शन का खुद ही वो जवाब देने लगते हैं कि देखिए अगर यहाँ पर मैं करता हूँ तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, यहाँ पर ये करता हूँ तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। होता क्या है कि क्लाइंट खुद ही अपनी बात कहता है, अपनी बात रखता है, आप उसको रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस पर आप कुछ चीजें और ऐड करके बोल देते हैं, क्लाइंट खुद ही उसका जवाब देने लगता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं इस दुनिया में जिसका जवाब हमें पहले से ही मालूम रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। और फिर फाइनली जो भी फाइनल आंसर है उसे कंफर्म कर दिया। ये एक ऐसा मेथड है कि सामने वाला अपनी ही बात रखता है, अपनी ही बात का खुद ब खुद जवाब देता है और फिर खुद ही अपना सॉल्यूशन भी बता देता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको कि हमेशा आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, सभ्यता के साथ काम करना होता है। सामने वाला खुद ही उसका जवाब देगा। तो इस पेज का भी मैं बोलूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्शन होते हैं जो दिखता नहीं है, यानी कि आपसे वो बोल नहीं रहे लेकिन आपके दिमाग के किसी कोने में पड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में तो ये समस्या नहीं है, पुराने समय में बहुत आता था। बहुत से लोगों के सामने में बोलता था सर ये 5 कंपनियों का आपको एसआईपी करना है, अब उसमें मैंने एक डाल दिया रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो बहुत से लोग बोलते थे यार रिलायंस, वो अपने मुंह से नहीं बोलते थे। ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगता था कि कुछ इसके इनका रिलायंस से कुछ अंदर से 36 का आंकड़ा है, या उनके साथ हो जाता था कोई, मैंने और म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम लिया, कुछ अंदर से उनका ऑब्जेक्शन था उस कंपनी को लेकर। तो सर पूछ लेना वो ज्यादा अच्छा होता है कि सर कोई ऐसी तो चीज नहीं है जो कंपनी आपको पसंद नहीं है। तो ये भी एक रीजन होता है, कई बार लोग क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं करते, दे डू नॉट लाइक समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, या फिर वो किसी प्रोडक्ट को नहीं पसंद करते हैं। सर कोई बात नहीं, आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो लार्ज कैप में हम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो लार्ज कैप ले चाहे स्मॉल कैप ले, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, क्लाइंट आपका बन रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लगे कि जो आपने एसआईपी का अमाउंट बोला है, आपने बोला सर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, उनको 10,000 बहुत ज्यादा लग रहा है, सर कोई बात नहीं, 1,000 रुपए से आप शुरू कीजिए। अमाउंट तो आप जब चाहे तब बढ़ा दीजिए, स्कीम जब बंद बंद करना है, अमाउंट बढ़ाना है, डेट चेंज करना है, सारी चीजें पॉसिबल है। आप पहली बार कर रहे हैं तो छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन लंबे समय तक चलाइए और लंबे समय में रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा उनको ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बंदा तो आज मेरे से बहुत बड़े बड़े वादे करके जा रहा है, फ्यूचर में दिखेंगे भी या नहीं दिखेंगे। इसके अलावा हो सकता है क्लाइंट के दिमाग में हो कि मैं और अभी 3-4 जगह मैं और देखना चाहता हूँ, अगर वहां पर अगर मुझे नहीं पसंद आया तब मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। बहुत से लोग क्या होता है गलती करने से डरते हैं, इसीलिए कोई डिसीजन ही नहीं लेते। होता है ये चीज, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इसलिए कोई डिसीजन नहीं लेते हैं कि उनसे गलती ना हो जाए। होता है ऐसे लोग, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा।
इसके अलावा दे हैव डिफिकल्टी इन मेकिंग अ डिसीजन, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। कई लोग क्या होता है डिसीजन नहीं ले पाते, वहां पर आप इस तरह से कीजिए, आप अपने दिमाग में सोचिए कि मैं इनका एक बड़ा भाई हूँ। जस्ट आपको अपने दिमाग में बोलना नहीं है। मान लेते हैं क्लाइंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आप उनके बड़े भाई अपने मन में सोच रहे हैं और इस तरह से आप बिहेव करें कि आप उसके असिस्टेंट बायर हैं। आप किसी चीज को खरीदने में डिसीजन ले रहे हैं, तो उनसे बातचीत कीजिए, सर आपको ये चीज चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये सारी चीजें, उनके सारे पॉइंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं, वो सारे पॉइंट्स का जब हाँ में जवाब आ जाता है तो अपने आप वो डिसीजन की तरफ पहुंच जाता है। तो डिसीजन लेने में भी आपको उनकी मदद करनी है। और बहुत से लोग हैं जो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ने एफडी में इन्वेस्ट किया था, मेरे दादाजी एफडी में इन्वेस्ट करते थे, मेरे परदादा इन्वेस्ट करते थे एफडी में, तो मैं भी केवल एफडी में ही चेंज करूंगा इन्वेस्ट। सर बिल्कुल कीजिए एफडी में, मेरे पास एफडी भी है, ठीक है। दे ऑलरेडी हैव एन एजेंट हु सर्व्स देम वेल। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक एजेंट है, मैं आपके साथ क्यों डील करूं। तो वहां पर आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, सर जो आपके एजेंट हैं वो आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर उन्होंने आपको कभी P2P लैंडिंग के बारे में बताया, पीयर टू पीयर लैंडिंग, जहां पर फिक्स्ड इनकम 9% के आसपास आ सकती है, 8%, 9%, 10%, इस तरह की भी एफडी होती है। आपको बैंक में मिलेगा कितना, 6%, 7%। आपको क्या है, किसी भी तरह से क्लाइंट के दिमाग में और दिल में एक जगह बना लेनी है, ठीक है। आज वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इतना बिजनेस करते हैं, आपको क्या चाहिए तो इतना सा बिजनेस उनके पास। अब इतना हो गया, आने वाले समय में इतना और इतने सर्विस को वो कंपेयर करेंगे, हो सकता है उनको ये वाली सर्विस पसंद आने लगे, तो यही शेयर क्या होगा आपका, इतना धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, और जिनके साथ अभी डील कर रहे थे उनका शेयर इतना हो जाएगा। वहां पे कंपटीशन भी है, लेकिन आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रखना, पाने के लिए बहुत कुछ है। और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट उनके साथ डील कर रहा है, यानी कि उस क्लाइंट में कुछ ना कुछ दम है, कुछ ना कुछ पैसा है उसके पास, जिसके कारण वो किसी की सर्विसेज अवेल कर रहा है। तो आपको भी वही क्लाइंट चाहिए। सेल के दौरान आपको क्या क्या चीजें करना है, आपको सॉल्यूशंस देना है और इन्वेस्टर को मोटिवेट करना है कुछ एक्शन ले। फॉर एग्जांपल, सर आपका पैन नंबर क्या है, एक बार आप मुझे पैन नंबर बताइए, मैं चेक करके बताता हूँ कि आपका केवाईसी बना है या नहीं बना है। अरे सर आपका अभी केवाईसी बना नहीं है, तो केवाईसी वन टाइम प्रोसेस होता है, जिसके लिए मुझे आपसे एक फोटोग्राफ चाहिए, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। फोटोग्राफ में आपसे बाद में ले लूंगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड आप अगर आपके पास कॉपी है तो वेल एंड गुड, कॉपी नहीं है तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं उसका फोटो खींच लेता हूँ, आपका फॉर्म जनरेट कर दूंगा, और साथ में एक मुझे चेक दिखा दीजिए, उसका भी मैं फोटो खींच लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका सीधे या अभी आज ही आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। अब अकाउंट खुल गया तो क्लाइंट को ये लगता है कि मेरा पहला स्टेप तो क्लियर है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी है। सर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, कितने अमाउंट से करना चाहेंगे, लमसम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 2 वे क्वेश्चन पूछने हैं, कभी भी ये नहीं सर लमसम शुरू कर दो, सर लमसम शुरू करेंगे एसआईपी के थ्रू शुरू करेंगे। क्लाइंट को भी ये नहीं बोलना है सर आपको ये करना है, सर आप कैसे करेंगे, लमसम या एसआईपी। अब उसके दिमाग में चल रहा है लमसम या एसआईपी, अच्छा कितना अमाउंट, सर अमाउंट आप डिसाइड कीजिए, लमसम करना चाहते हैं तो कितना करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो कितना करना चाहते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए आपको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में, 5 साल में, 10 साल में। सर आपका गोल क्या है, बच्चे की पढ़ाई, इस तरह से करके आप उनको इस तरह से बात कीजिए कि वो कोई ना कोई एक्शन ले। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वो एक्शन ले। और इसी समय क्या होता है कि क्लाइंट को मुझे कन्विंस करना है कि आप इन्वेस्ट करें।
या कोई सामान खरीदा। जब आप सेल को क्लोज करते हैं तो उस समय समराइज कीजिए, जितनी भी बातें हुई थी उसका एक कंक्लूजन दीजिए। इसके अलावा आस्क फॉर प्रोस्पेक्ट क्वेश्चंस, जो भी अगर कोई सवाल बाकी रहेगा आप सवाल पूछिए और फिर एकदम शांत हो जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। फिर उसके बाद ट्रायल कंप्लीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सर लमसम में करेंगे या एसआईपी में करेंगे, इस तरह से करके आप सवाल पूछ सकते हैं। या फिर सर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आपको कौन सा पसंद आया, स्टार हेल्थ पसंद आया या फिर आपको बूपा पसंद आया या कोई सरकारी कंपनी पसंद आई, तो अपने आप ही बोलेंगे कि मुझे ये वाली कंपनी पसंद आ रही है। सर कितना अमाउंट करेंगे, 5 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, 5 और 10 लाख के बीच में भी क्या कोई अमाउंट हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, 7.5 लाख भी ऑप्शन। ठीक है, उसका कितना प्रीमियम है? इतना प्रीमियम है। ठीक है, चलिए इतने से शुरू करते हैं। आप इंडिविजुअली सारे फैमिली मेंबर्स का अलग अलग लेंगे या फिर फैमिली फ्लोटर लेंगे, इस तरह से करके आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टिमुलेट एक्शन विद माइनर डिसीजन क्वेश्चन, जो मैंने आपको भी बताया माइनर डिसीजन है कि सर 5 लाख 10 लाख कितने का लेंगे, सर चेक से पेमेंट करेंगे या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, माइनर छोटे छोटे डिसीजन उनको लेने के लिए उत्साहित कीजिए, अपने आप वो बड़े डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आस्क द प्रोस्पेक्ट टू एंडोर्स द एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसे भरने के लिए उनके सामने रख दें कि सर यहाँ पे आपको साइन करना है, क्रॉस मार्क कीजिए, वहां पे निशान लगाइए, टिक मार्क कीजिए, सर यहाँ पर आप एक साइन कर दीजिए। अगर वो साइन कर रहे हैं तो यानी कि वो आगे बढ़ते जा रहा है सेल्स प्रोसेस में। सर चेक बुक आप निकालिए, मैं आपका चेक भर देता हूँ, सर यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ सकते हो। बाकी आपके मन में हो सकता है बहुत से सवाल हो, ये वाला जो है बेसिक सेल्समैनशिप है। एक और सेल्समैनशिप का एडवांस सेल्समैनशिप का प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन सेलिंग या कंसल्टेटिव सेल। उसमें क्या होता है कि आप इस ढंग से क्लाइंट के साथ आप सवाल पूछते हैं कि क्लाइंट खुद ही बोलता है कि मुझे ये चीज लेना है। आप खुद नहीं उनको कुछ बोलते हैं, वही आपसे बार बार बोलते हैं नहीं मुझे ये चीज लेना है। आपने उनको इस ढंग से आपने कह सकते हैं इंजेक्शन लगा दिया है कि अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे ये चीज करना है। तो उसके लिए कभी हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। बाकी आगे एक और मैं प्रोग्राम करूंगा फ्यूचर में कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने पूरे क्लाइंट का सीआरएम कैसे करके उनका जरूरतों को कैसे करके एनालाइज कर सकते हैं, उनको कैसे करके मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्लाइंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे और प्रोग्राम्स आएंगे फ्यूचर में। आपके मन में कोई और सवाल है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं, अभी भी लगभग 10-15 मिनट का टाइम है। जी शुक्रिया राहुल जी, इंडेड इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन। मैं हमारे साथ कनेक्टेड सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप हमारे साथ कनेक्ट करके कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। राहुल जी आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। और जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा तो वहां पर तमन्ना जी जवाब देंगे। जी जरूर। हाँ, मैं विकास जी दोहराना ने चाहूंगी लिखा है। मैं दोहराना चाहूंगी अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। हमारे साथ जुड़े पार्टिसिपेंट्स अगर हमारे साथ जुड़कर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। विकास जी का एक सवाल है, हाउ दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प अस। बस सर आज का तो सेशन मेरे साथ आपका सेल्समैनशिप का था, जी कल पूरे 2 घंटे का सेशन इसी के ऊपर है कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करता है, क्या क्या चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जी बाकी तमन्ना जी आप इसका जवाब देना चाहें। जी विकास जी मैं आपको बताना चाहूंगी कल का जो हमारा सेशन है उसमें आपको निवेश के प्लेटफॉर्म के बारे में सभी प्रकार की चर्चा की जाएगी। हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मैनेजर सुरुचि जी इस विषय पर बहुत ही अच्छे से आपको आपके हर डाउट क्लियर कर देंगे। तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 4 से 5 बजे तक का रहेगा कल का सेशन। सेम लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी और भी सवाल हैं तो आप पूछते जाइए। जी विकास जी एक और सवाल पूछ रहे हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड जी ये प्रश्न मुझे लगता है हो गए कवर।
बीके गुप्ता जी का सवाल है, इट वॉज अ क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन, अनफॉर्चुनेटली आई ज्वाइंड लेट, कैन वी गेट रिकॉर्डिंग? जी हाँ सर, जी बिल्कुल आपके पास एकदम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। जी रिकॉर्डिंग तमन्ना जी आपके साथ शेयर करेंगी। बाकी तमन्ना मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी 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 वीके गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप पहले से ही निवेश के साथ जुड़े हुए पार्टनर हैं तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप भविष्य में पार्टनर बनना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप अपनी मेल आईडी हमें सिर्फ होस्ट और पैनलिस्ट करके सेंड कर सकते हैं। आपके साथ रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद। तमन्ना मैम, please guide me regarding Google listing and Facebook marketing for generating new prospective customers. जी धनंजय जी, मैंने आपका प्रश्न नोट डाउन कर लिया है। इस प्रश्न के रिगार्डिंग मैं आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर को बोलूंगी कि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। अच्छा, मैं धनंजय जी यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, चाहे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर गूगल एडवर्ड्स का आप यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर ये चीज बोलूंगा, कभी भी अगर आप शुरुआत करेंगे, लोग क्या करते हैं 15 दिन करके या 1 महीने करके छोड़ देते हैं। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। अगर आपने इसकी शुरुआत की है, इसका रिजल्ट आने में कई बार बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है। तो आप जब भी इस चीज को शुरू करें, ये सोच के कीजिएगा कि इस काम को मैं अगले 5 साल 10 साल तक लगातार करूंगा। भले आप छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करें इस काम के लिए, लेकिन वहां पर कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी वीके गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। अगर आप हमारे निवेश प्लेटफॉर्म के साथ एज अ पार्टनर एसोसिएटेड हैं तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दी जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। विकास जी ने लिखा है कि वी हैव एनी यूट्यूब चैनल और नॉट? जी जी विकास जी, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे जाकर आपको हर प्रकार की जो वीडियोस हैं, हमारे जितने भी सेशंस हैं, हमारे अपकमिंग सेशन, सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीके गुप्ता जी ने अपना पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर किया है। जी जी, मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। बाकी और कोई विकास गुप्ता जी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो निवेश के नाम से ही है। अगर आप जैसे ही यूट्यूब पे निवेश टाइप करेंगे तो आप आ जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सभी प्रकार के वीडियोस, चाहे राहुल रंजन जी के जो पुराने सेशंस हैं उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमारे और भी कई तरह के सेशंस होते हैं, जैसे निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज, जिसमें डायरेक्टली जो सीईओज और सीआईओज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो डायरेक्टली आप लोगों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग द करंट टॉपिक। और उसके अलावा गुरुकुल जैसे सेशन भी होते हैं जिनके भी आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है निवेश। और जैसे आप गूगल में जाते हैं या फिर आप यूट्यूब में जाते हैं, सर्च करने का बेस्ट मेथड है, वहां पे आप टाइप कीजिएगा nivesh.com। nivesh.com टाइप करेंगे तो पहले या दूसरे में ही आपको मिल जाएगा निवेश। तो आप इस तरह से अपने सर्च को फास्ट बना सकते हैं। जी 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 डिम्पल जी का अगला सवाल है, व्हेन वी टॉक टू अ न्यू क्लाइंट व्हाट शुड बी ऑन आवर फोकस अबाउट प्रोडक्ट डिटेल्स और क्लाइंट एटीट्यूड? राहुल जी इस चीज का उत्तर देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो मुझे क्लाइंट को समझना है, तो मेरा जो है प्रोडक्ट की तरफ ना होके क्लाइंट की तरफ होना चाहिए, क्लाइंट के एटीट्यूड की तरफ होना चाहिए, और क्लाइंट के एटीट्यूड के अनुसार ही मुझे उनको गाइड करना है। देखिए, हमारे पास सबसे खास बात है, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप निवेश के, अगर आप एडवाइजर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपके पास सारे प्रोडक्ट हैं, यानी कि आपके पास क्लाइंट की किसी भी तरह की जरूरतें होंगी, उसका पूरा करने का आपके पास मौका है। तो बेटर है कि सबसे पहले क्लाइंट को समझना है और क्लाइंट के एटीट्यूड को समझना है। जी
धनंजय जी बोल रहे हैं, राहुल जी काइंडली कंडक्ट वन सेशन ऑन हाउ टू डू मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई थिंक धनंजय धनंजय का जी बहुत बहुत ही अच्छा है। सोशल suggestion है। मीडिया के लिए तमन्ना जी किसी और से बोलेंगी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। जी मैं क्योंकि धनंजय जी। सोशल मीडिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं केवल आपको इतना ही बोल सकता कि जो भी काम कीजिएगा बहुत लंबे समय तक के लिए कीजिएगा। भले आपका बजट कम है, आप हर महीने कीजिए, लेकिन लंबे समय तक, मतलब ये सोच के करें कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो वो लाइफ टाइम करने वाला हूँ, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जनरली क्या होता है कि जो आप वर्डिंग्स यूज करते हैं, आपने जो एरिया चूज किया है, वहां पर कई बार सही शब्द का चयन होने में भी टाइम लग जाता है। कई बार किसी शब्द का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिला, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, वो शब्द भी पुराने हो जाते हैं, फिर आपको किसी नए शब्द का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आपका पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग चलता है। जी इनफैक्ट मैम, जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आप सेशन करेंगे तो मैं खुद भी अटेंड करूंगा एज ए स्टूडेंट। जी वीके गुप्ता जी बोल रहे हैं, आई टू वांट अ सेशन ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी वीके गुप्ता जी एंड धनंजय जी, मैंने आपका सजेशन नोट डाउन कर लिया है। इस टॉपिक पे हम जरूर चर्चा करेंगे, और जैसे ही इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे कोई भी ट्रेनिंग सेशन हम कंडक्ट करवाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद। डिम्पल जी डिम्पल बोल जी ने रहे हैं, लिखा है, आई एम न्यू टू इट, समटाइम्स आई बिकम कंफ्यूज अबाउट प्रोडक्ट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू हैंडल। जी इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, समय के साथ क्या है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है वो नॉलेज इंडस्ट्री बनते जा रही है। जैसे एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कौन होगा, जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत अच्छी की है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। सिमिलरली एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर वो बन सकता है जो पर्सनल फाइनेंस या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। तो मैं शुरुआत करने के लिए बोलूंगा, जब आपने पहली बार एग्जाम दिया था 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A एग्जाम, जो आपको किताब मिली थी वो किताब बहुत अच्छी है। एक बार उस किताब को ध्यान से पूरा फिर से पढ़िए, जी आपको वहां पर से बहुत आइडिया मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। जी डिम्पल जी, इसका एक उत्तर मैं भी आपको देना चाहूंगी। निवेश जो है अपने पार्टनर्स के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाता रहता है। हमारे वीकली सेशंस होते हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। कॉन कॉल्स होती हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उन कॉल्स का उत्तर देना है और आप उस कॉल्स में एंटर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हम स्पेशल मार्केट के एक्सपर्ट भी और निवेश के एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करवाते हैं कि कैसे आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर एसोसिएटेड हैं तो आपको कॉन कॉल जरूर मिलती होंगी। अगर आप हमारे साथ पार्टनर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना होस्ट एंड पैनलिस्ट करके मेरे साथ अपनी ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको एक कॉल बैक जरूर रिसीव होगी। धन्यवाद। बाकी मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। बाकी डिम्पल जी, मैं ये बोलूंगा, जितने भी सेशंस आपके सामने आते जाएंगे सबको अटेंड करते जाइए, अल्टीमेटली नॉलेज ही काम आने वाला है। जी जी राइट। थैंक यू वीके गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आई थिंक राहुल जी आज के सवालों में बस इतना ही। थैंक यू डिम्पल मैम। जी मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टनर्स और पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि अपने वैल्यूएबल फीडबैक हम सभी के साथ जरूर शेयर करें। आप डायरेक्टली, जी जी विकास गुप्ता जी, जो इम्पैनलमेंट है निवेश के साथ वो एकदम फ्री है। आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए मैं आपके लिए एक कॉल बैक भी अरेंज करवा दूंगी। जो भी इम्पैनलमेंट होती है निवेश के साथ वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। थैंक यू विनीत जी। जी अब मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर वो हमारे साथ पार्टनर्स हैं और उनको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है राहुल जी की तरफ से, या मेरा होस्ट करना उनको बहुत अच्छा लगा है, तो वो अपने जो फीडबैक्स हैं, वैल्यूएबल फीडबैक्स, अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर
के साथ, या फिर जो हमारा पार्टनर्स के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उस पर लिखकर जरूर शेयर करें। थैंक यू जी। आज के सवालों में बस इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राहुल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यूजफुल इंफॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। जी धनंजय जी, मैं आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर जी को बोल दूंगी और वो आपको ऐड कर देंगे, या फिर आप अपने डायरेक्टली सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर को भी बोल के ऐड हो सकते हैं, जिससे आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। अब मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। मैं आप सभी से कहूंगी कि अगर आप निवेश का बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कल के सेशन में भी जरूर जुड़े, जिसपे आप निवेश के बारे में, निवेश कैसा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, उसके निवेश के ऐप फीचर्स के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू मैम। जी आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।